जब देश की अदालत जनहित के मुद्दे पर बोलने लगे कि हमें बीच में मत घसीटो, तो समझना मुश्किल हो जाता है कि न्यायपालिका ज्यादा बेबस है या फिर आम नागरिक, या फिर पूरा लोकतंत्र ही बेबस होकर पूछ रहा है, हे गांधी, तूने देश को अहिंसा का रास्ता ही क्यों दिखाया? स्टूडेंट्स के खिलाफ पुलिस लाठीचार्ज पर कोर्ट ने कहा कि हमें बीच में मत घसीटो। ये एक न्यायाधीश का सिस्टम से फ्रस्ट्रेशन था या फिर पूरे न्याय तंत्र का हाथ खड़ा कर देने का एटीट्यूड कि हम किसी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहते हैं। और अगर देश की अदालत ही आम आदमी और देश के युवाओं को न्याय देने के नाम पर हाथ खड़े करने लगे तो फिर लोग जाएं तो जाएं कहां? लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं था जब देश के आम लोगों के अधिकारों पर कोर्ट ने खुद को विवाद से अलग रखने का संकेत दिया हो। हाँ, ये और बात है कि इस तरह से खुलकर कभी किसी कोर्ट ने बोला नहीं था। एसआईआर के मुद्दे पर भी कोर्ट ने मामले को लंबा लटका कर रखा। बात चाहे आर्टिकल 370 की हो या बुलडोजर जस्टिस के नाम पर स्टेट ब्रूटैलिटी की या फिर राम मंदिर के चंदा चोरी की। हर बड़े और ज्वलंतशील मुद्दे पर देश में एक परसेप्शन बन गया है कि मोदी सरकार के खिलाफ मामले पर कोर्ट स्टैंड नहीं लेता है। क्या देश में जुडिशियरी वाकई सरकार के सामने बैकफुट पर है? कहां जाए देश का आम आदमी जब न्यायालय में उसकी सुनवाई ना हो, जब अदालत कहे हमें बीच में मत घसीटो। नमस्कार, आप देख रहे हैं रवि सिन्हा अनसेंसर्ड। घायल छात्र और न्यायालय का बंद होता दरवाजा। रात के करीब 11 बजे हैं। दिल्ली के एक छोटे से किराए के कमरे में एक छात्र अपने हाथ पर बर्फ रखे बैठा है। उसके सर के पास सूजन है। मोबाइल स्क्रीन पर मां का वीडियो कॉल आ रहा है। वो कॉल उठाता है लेकिन कैमरा ऑन नहीं करता। मां पूछती है, बेटा खाना खा लिया? वो कहता है, हाँ मां, सब ठीक है। ये छात्र किसी एक वास्तविक व्यक्ति का नाम लेकर बनाई गई कहानी नहीं है। ये हाल के छात्र प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई से सामने आई अनेक तस्वीरों पर आधारित एक कंपोजिट कैरेक्टर है। अगली सुबह उसका वकील दोस्त अदालत पहुंचता है। वकील कहता है कि हमारे पास वीडियो है कथित लाठीचार्ज के, टीयर गैस के, घायल छात्रों के। दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जेंट हियरिंग मांगी जाती है। बेंच की ओरल रिमार्क आती है, डोंट ड्रैग द कोर्ट इनटू ऑल दिस। अगले दिन सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंट लिस्टिंग मांगी जाती है। वकील कहता है कि वीडियो में अलेज्ड पुलिस एक्सेस दिखाई दे रहा है। चीफ जस्टिस की तरफ से जवाब आता है, डोंट वेस्ट आवर टाइम एंड नॉट वेस्ट योर टाइम। और फिर, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन वीडियोज, वी डोंट हैव टाइम टू वॉच। अब उस छात्र के सामने सवाल सिर्फ ये नहीं है कि पुलिस ने उसे क्यों मारा जबकि उसका प्रदर्शन शांतिपूर्ण था। उसके सामने सवाल है, अगर पुलिस के खिलाफ शिकायत सरकार के पास जाएगी, सरकार के खिलाफ शिकायत पुलिस के पास जाएगी और दोनों के खिलाफ शिकायत अदालत सुनने को तुरंत तैयार नहीं होगी, तो एक सामान्य नागरिक आखिर जाएगा कहां? लेकिन इस पूरी घटना को केवल एक वायरल रिमार्क से समझना भी गलत होगा। ऐसा इसलिए कि दिल्ली हाईकोर्ट ने बाद में पिटीशन पर नोटिस लिया, दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा और संबंधित वीडियो तथा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को प्रिजर्व करने का निर्देश दिया। लेकिन मामला आगे की सुनवाई के लिए सितंबर तक सूचीबद्ध किया गया है और तब तक न जाने कितने और जुल्म हो चुके होंगे देश के युवाओं के साथ, क्योंकि वो अपना हक मांग रहे हैं। पुलिस ने अपनी तरफ से हिंसा, स्टोन पेल्टिंग और वंडलिज्म के आरोप लगाए और कई एफआईआर दर्ज होने की जानकारी दी। यानी आरोपों का एक दूसरा पक्ष भी है जिसकी जांच और जुडिशियल टेस्टिंग आवश्यक है। लेकिन मेरे इस वीडियो का पहला जरूरी सवाल है, क्या ओरल रिमार्क, अर्जेंट लिस्टिंग और फाइनल जुडिशियल ऑर्डर तीनों एक चीज होते हैं? नहीं। लेकिन फिर भी कहीं बड़ा सवाल बचा रहता है, क्या संवैधानिक अदालत की भाषा ऐसी होनी चाहिए कि घायल नागरिक को लगे कि उसका दर्द अदालत के समय की बर्बादी है? अदालत की भाषा भी न्याय का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन SCBA और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कथित एक्सेसिव फोर्स की निंदा करते हुए इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की मांग की।
एससीबीए ने रिपोर्टेड लाठीचार्ज को डीपली डिस्टर्बिंग और लोकतांत्रिक समाज में होली अनएक्सेप्टेबल कहा। ध्यान दीजिए, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट रूम में कहा जाता है कि हमारे पास वीडियो देखने का समय नहीं है, दूसरी तरफ उसी सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की सबसे प्रमुख एसोसिएशन कहती है कि घटना इतनी गंभीर है कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। इस कॉन्ट्राडिक्शन को समझना जरूरी है। जुडिशियरी केवल जजमेंट्स का नाम नहीं है। जुडिशियरी में जजेज हैं, लॉयर्स हैं, रजिस्ट्रीज हैं, लिस्टिंग सिस्टम है, प्रोसीजर्स हैं और वो इंस्टीट्यूशनल कल्चर है जिसके जरिए नागरिक से कहा जाता है हम आपकी बात सुनेंगे। न्याय केवल फाइनल जजमेंट नहीं है, न्याय का पहला चरण है सुनवाई का भरोसा। जब कोई कोर्ट किसी पिटीशन को अंततः डिसमिस करता है लेकिन पूरी बात सुनकर रिजल्ट ऑर्डर देता है, तब हारने वाला नागरिक भी समझ सकता है कि कानून ने उसकी बात पर विचार किया। लेकिन जब पहली प्रतिक्रिया ही ये हो कि हमें बीच में मत घसीटो, हमारा समय मत बर्बाद करो, हमारे पास वीडियो देखने का समय नहीं है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल इंजरी सिर्फ पिटिशनर को नहीं लगती। यह संदेश उन लाखों लोगों तक जाता है जो कभी अदालत गए ही नहीं हैं, लेकिन अदालत को अपना अंतिम सहारा मानते हैं। यह विवाद एसआईआर के मुद्दे पर भी उठा था, लेकिन उस पर एक फैक्ट चेक यहां जरूरी हो जाता है। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये कहना कि एसआईआर का मामला आज भी सुप्रीम कोर्ट में केवल लटका हुआ है, वर्तमान स्थिति के अनुसार टेक्निकली तो सही नहीं होगा। बिहार इलेक्टोरल रोल एसआईआर को चुनौती जुलाई 2025 में सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। कोर्ट ने उस समय एक्सरसाइज को रोकने से इनकार किया, हालांकि आधार, वोटर आईडी और राशन कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट्स पर विचार करने की बात कही। इसका अर्थ यह था कि प्रक्रिया जारी रही और कोर्ट ने इमीडिएट स्टे के बजाय कंटिन्यूइंग सुपरविजन का रास्ता चुना। इसके बाद करीब 7 महीने में 29 दिन आर्गुमेंट्स हुए। जजमेंट 29 जनवरी 2026 को रिजर्व किया गया और 27 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने बिहार एसआईआर की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहोल्ड कर दिया। कोर्ट ने माना कि इलेक्शन कमीशन को आर्टिकल 324 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट के तहत ऐसी रिवीजन करने की शक्ति है और प्रक्रिया को फ्री एंड फेयर इलेक्शन के उद्देश्य से जुड़ा हुआ बताया। इसलिए दो बातें एक साथ समझना जरूरी हो जाती हैं। पहली, मामला अब पेंडिंग नहीं है। कोर्ट ने सरकार या इलेक्शन कमीशन के विरुद्ध पिटिशनर्स की मुख्य चुनौती स्वीकार नहीं की। दूसरी, जब तक मामला तय हुआ, इलेक्टोरल एक्सरसाइज आगे बढ़ चुकी थी। यही कॉन्स्टिट्यूशनल एडजुडिकेशन की सबसे कठिन समस्या है। कुछ मामलों में जजमेंट देर से आने का मतलब केवल लेट जजमेंट नहीं होता, उसका मतलब होता है कि जिस एक्शन को चैलेंज किया गया था वो ग्राउंड पर लागू हो चुका है। इलेक्शंस हो चुके हैं, लोग जेल में समय काट चुके हो सकते हैं, इमारत गिर चुकी हो सकती है, इंटरनेट महीनों बंद रह चुका हो सकता है, या सिटीजनशिप और वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी हो सकती है। ऐसे मामलों में एक प्रसिद्ध लीगल प्रिंसिपल प्रैक्टिकल रियलिटी बन जाता है। जस्टिस डिलेड इज नॉट ओनली जस्टिस डिनाइड। कई बार जस्टिस डिलेड एक्सिक्यूटिव एक्शन वैलिडेटेड बाय टाइम होता है। आज कई सत्ता समर्थक अपना तर्क या कहें कि कुतर्क देते समय पूछते हैं, क्या कोर्ट का सरकार के खिलाफ होना जरूरी है? लेकिन इस पूरे डिबेट में एक बेसिक मिस्टेक अक्सर होती है। लोग जुडिशियल इंडिपेंडेंस को इस तरह नापते हैं, सरकार के खिलाफ फैसला आया तो मतलब है कि कोर्ट इंडिपेंडेंट है, सरकार के पक्ष में फैसला आया तो मतलब है कि कोर्ट कॉम्प्रोमाइज्ड है। यह इवैल्यूएशन गलत है। कोर्ट का काम मोदी गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट या किसी स्टेट गवर्नमेंट का पॉलिटिकल अपोनेंट बनना नहीं है। कोर्ट का काम लीगली टेस्ट करना है। सवाल यह नहीं होना चाहिए कि जजमेंट सरकार के खिलाफ आया या नहीं। सही सवाल 5 हैं। क्या कोर्ट ने मामला समय पर सुना? क्या उसने एग्जीक्यूटिव से पूरी इंफॉर्मेशन मांगी? क्या दोनों पक्षों के आर्गुमेंट्स को समान सीरियसनेस दी गई?
क्या उसने वायलेशन मिलने पर इफेक्टिव रेमेडी दी और क्या उसी लीगल प्रिंसिपल को शक्तिशाली तथा कमजोर नागरिक पर समान रूप से लागू किया? अगर कोर्ट सरकार के पक्ष में फैसला देता है लेकिन टाइमली हियरिंग, कंप्लीट डिस्क्लोजर और रिजल्ट स्क्रूटनी के बाद देता है तो वो जुडिशियल इंडिपेंडेंस के खिलाफ एविडेंस नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर सेंसिटिव मैटर्स को बरसों तक लिस्ट न किया जाए, इंटरिम प्रोटेक्शन न मिले और फाइनल जजमेंट आने से पहले एक्सिक्यूटिव एक्शन इरिवर्सिबल हो जाए तो आउटकम से अलग भी इंस्टीट्यूशनल कंसर्न पैदा होता है। इसलिए असली मुद्दा प्रो गवर्नमेंट जजमेंट और एंटी गवर्नमेंट जजमेंट नहीं है। असली मुद्दा है जुडिशियल डिफरेंस, जुडिशियल डिले और सेलेक्टिव अर्जेंसी। हाल के दिनों में ऐसे मामले कई हैं जहां कोर्ट ने एग्जीक्यूटिव को बड़ी राहत दी। आर्टिकल 370 का ही उदाहरण लें। जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 को अगस्त 2019 में निष्प्रभावी किया गया। चैलेंजेस उसी वर्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का फाइनल जजमेंट दिसंबर 2023 में आया। कोर्ट ने अनएनिमसली सेंटर के कदम को अपहोल्ड किया। उसने स्टेटहुड रेस्टोरेशन की बात कही और विधानसभा चुनाव कराने के निर्देश दिए, लेकिन जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में बांटने की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पर फाइनल डिटर्मिनेशन नहीं किया। यहां सवाल जजमेंट के सही या गलत होने से पहले टाइमिंग का है। 2019 से 2023 के बीच नई एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर चलने लगी, नए लॉज लागू हो गए, पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स बदल गए। जो चैलेंज शुरुआत में लाइव कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी था, 4 साल बाद वही काफी हद तक सेटल रियलिटी बन चुका था। इसे स्कॉलर्स और लॉयर्स फेट एकॉम्प्लाई प्रॉब्लम कहते हैं। जब एग्जीक्यूटिव पहले ग्राउंड रियलिटी बदल देता है और जुडिशियल रिव्यू बाद में उस बदली हुई रियलिटी को एग्जामिन करता है। इसी तरह से डिमोनेटाइजेशन का भी मसला था। नवंबर 2016 की डिमोनेटाइजेशन को चुनौती देने वाली पिटीशंस का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट जनवरी 2023 में आया। 6 साल के बाद 4 जजेस ने गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को अपहोल्ड किया। जस्टिस BV नागरत्ना ने डिसेंट करते हुए कहा कि पूरी सीरीज को डिमोनेटाइज करने के लिए लेजिस्लेशन आवश्यक था और प्रक्रिया कानून के अनुरूप नहीं थी। 6 साल बाद कोर्ट चाहे डिसीजन को वैलिड कहे या इनवैलिड, जिन लोगों की नौकरियां गई, जिन बिजनेसेस पर असर पड़ा, जो लाइन में खड़े रहे, उनकी प्रैक्टिकल रिलीफ क्या हो सकती थी? यहां डिले ने केस को कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी से ज्यादा हिस्टोरिकल ऑडिट में बदल दिया। CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भी ऐसा ही मामला है। यह दिसंबर 2019 में आया और उसी समय कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस दाखिल हो गई। नोटिस 2019 में जारी हुआ। कोर्ट ने 2020 में एंट्री में स्टे नहीं दिया। 2024 में रूल्स लागू होने के बाद भी स्टे से इनकार हुआ। फाइनल हियरिंग को 2026 में शेड्यूल किया गया, कानून बनने के 6 वर्ष से अधिक समय बाद। इसका अर्थ यह नहीं है कि कोर्ट ने CAA को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड मान लिया। इसका अर्थ है कि इतने महत्वपूर्ण सिटीजनशिप लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी वर्षों तक कंक्लूसिवली तय नहीं हुई। इसी तरह से SIR में कोर्ट ने मैटर को सुना, प्रोसीड्यूरल सेफगार्ड्स पर सवाल किए और महीनों तक आर्गुमेंट्स लिए, लेकिन उसने एक्सरसाइज पर स्टे नहीं दिया और अंततः उसे अपहोल्ड कर दिया। अब इन सारे केसेस को साथ रखें तो क्रिटिसिज्म क्यों पैदा होता है यह समझ में आता है। जब मामला नेशनल एग्जीक्यूटिव पावर, इलेक्शन आर्किटेक्चर, सिटीजनशिप या टेरिटोरियल रीऑर्गेनाइजेशन का हो तो कोर्ट कई बार इमीडिएट रिस्ट्रेंट की बजाय इंस्टीट्यूशनल डिफरेंस दिखाता है। यह डिफरेंस अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, लेकिन जब डिफरेंस के साथ डिले जुड़ जाए तब जुडिशियल रिव्यू की इफेक्टिवनेस कमजोर हो सकती है। लेकिन क्या कोर्ट हमेशा सरकार के सामने झुकता है? नहीं। और यह तस्वीर का दूसरा हिस्सा भी दिखाना जरूरी है। अगर हम केवल वे जजमेंट्स चुने जिनमें गवर्नमेंट जीती तो एनालिसिस पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा बन जाएगा। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के केस में
फरवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया। कोर्ट ने एनोनिमस पॉलिटिकल फंडिंग को वोटर्स के राइट टू इंफॉर्मेशन का उल्लंघन माना और अनलिमिटेड कॉर्पोरेट डोनेशंस की इनेबलिंग अमेंडमेंट्स को आर्बिट्ररी कहा। कोर्ट ने एसबीआई और इलेक्शन कमीशन को डोनेशन डेटा डिस्क्लोज करने के निर्देश भी दिए। ये कोई सिंबॉलिक जजमेंट नहीं था, ये रूलिंग सीधे उस फंडिंग सिस्टम के खिलाफ था जिसे यूनियन गवर्नमेंट ने बनाया था और जिससे रूलिंग बीजेपी सबसे बड़ी बेनिफिशियरी रही थी। सरकार का एक और हथियार, बुलडोजर जस्टिस। इस पर भी नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने एक्यूज्ड व्यक्तियों की प्रॉपर्टीज को पनिशमेंट की तरह डिमोलिश करने की प्रैक्टिस पर नेशन वाइड गाइडलाइंस जारी की। कोर्ट ने प्रायर नोटिस, ड्यू प्रोसेस और डिमोलिशन की वीडियोग्राफी जैसी सेफगार्ड्स निर्धारित की तथा कहा कि केवल क्रिमिनल एलिगेशन के आधार पर एग्जीक्यूटिव किसी व्यक्ति का घर नहीं गिरा सकता। यह और बात है कि बुलडोजर डिमोलिशन आज भी एक रियलिटी है। न्यूज क्लिक और पर्सनल लिबर्टी के मामले में मई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने न्यूज क्लिक फाउंडर एडिटर प्रवीर पुरकायस्था की यूएपीए अरेस्ट को इनवैलिड घोषित कर रिलीज करने का आदेश दिया, क्योंकि उन्हें लिबर्टी से डिप्राइव करने से पहले ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट कानून के अनुरूप नहीं बताए गए थे। इसी तरह पंकज बंसल केस में कोर्ट ने ईडी के लिए रिटन ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट देना आवश्यक किया और एजेंसी के कंडक्ट को आर्बिट्ररी एक्सरसाइज ऑफ पावर बताया। ये एग्जाम्पल्स बताते हैं कि इंडियन जुडिशियरी को सिंपल शब्दों में गवर्नमेंट कंट्रोल घोषित कर देना एविडेंस के साथ न्याय नहीं होगा। कोर्ट कभी एग्जीक्यूटिव को बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल विक्ट्री देता है, कभी एग्जीक्यूटिव पॉलिसी को स्ट्राइक डाउन करता है, कभी नेशनल सिक्योरिटी लॉ के तहत अरेस्ट को इनवैलिड करता है, कभी पुलिस और डिमोलिशन अथॉरिटीज पर ड्यू प्रोसेस लागू करता है। इसलिए बाइनरी कंक्लूजन गलत होगा। जुडिशियरी स्वतंत्र है या कैप्टिव है, इसे दो बॉक्स में पूरी रियलिटी नहीं आती है। ज्यादा एक्यूरेट कंक्लूजन यह है, जुडिशियरी फॉर्मल इंडिपेंडेंस बनाए हुए है, लेकिन उसकी इंस्टीट्यूशनल असर्टिवनेस आज कंसिस्टेंट नहीं है। आज का असली संकट है सेलेक्टिव अर्जेंसी। एक गरीब व्यक्ति का बेल मैटर महीनों नहीं, एक दिन का सवाल क्यों नहीं होता है? एक प्रोटेस्टर का सीसीटीवी फुटेज कुछ सप्ताह में ओवरराइट हो सकता है। एक डिमोलिश्ड हाउस जजमेंट का इंतजार नहीं कर सकता। एक वोटर का नाम इलेक्शन के बाद रिस्टोर हो जाए तो वो छूटा हुआ वोट वापस नहीं आता। यही वजह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में अर्जेंसी केवल कैलेंडर मैनेजमेंट नहीं है, वो सब्सटैंटिव जस्टिस है। लेकिन पब्लिक परसेप्शन में अक्सर यह कंपैरिजन आता है। किसी पॉलिटिकली पावरफुल व्यक्ति का मामला रात में या तुरंत सुन लिया जाता है, किसी सरकार की एडमिनिस्ट्रेटिव अर्जेंसी को प्रायोरिटी मिल जाती है, लेकिन ऑर्डिनरी सिटीजन्स, प्रोटेस्टर्स, डिटेनीज या बरसों से पेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस लिस्टिंग का इंतजार ही करते रहते हैं। हर ऐसा कंपैरिजन फैक्चुअली सही नहीं होता। केसेज की लीगल पोस्चर अलग हो सकती है, बेंचेस, प्लीडिंग्स और ज्यूरिसडिक्शंस अलग हो सकते हैं, फिर भी लिस्टिंग सिस्टम जितना ओपेक होगा, सस्पिशियन उतना बढ़ेगा। कोर्ट को केवल इंडिपेंडेंट होना पर्याप्त नहीं है, कोर्ट को इंडिपेंडेंट दिखाई देना भी जरूरी है। और यह अपीयरेंस भाषणों से नहीं बनेगा, यह ट्रांसपेरेंट लिस्टिंग, कंसिस्टेंट अर्जेंसी स्टैंडर्ड्स और रीजेंट ऑर्डर से बनेगा। कोर्ट के पास सचमुच समय कम है, लेकिन किस मामले के लिए? देश की जुडिशियरी पर केस बर्डन वास्तविक है। 31 दिसंबर 2025 तक सुप्रीम कोर्ट में 92,118, हाई कोर्ट्स में 63,07,904 और डिस्ट्रिक्ट तथा सबऑर्डिनेट कोर्ट में 4,43,45,599 केसेस पेंडिंग बताए गए थे। लेकिन जब कोई जज कहता है कि कोर्ट के पास समय नहीं है, तो वह स्टेटमेंट पूरी तरह काल्पनिक तो नहीं है। हर दिन सैकड़ों केसेस लिस्टेड होते हैं। बेल
मर्डर अपील्स, लैंड डिस्प्यूट्स, टैक्सेशन, सर्विस मैटर्स, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, सबको जुडिशियल टाइम चाहिए। लेकिन यही इंस्टीट्यूशनल प्रायोरिटी का सवाल भी उठता है। अगर एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑर्डिनरी सिविल अपील और अलेज्ड स्टेट वायलेंस के अर्जेंट फंडामेंटल राइट्स मैटर के बीच कोई प्रिंसिपल्ड डिस्टिंक्शन नहीं बनाएगा तो आर्टिकल 32 का प्रॉमिस कमजोर हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 32 नागरिक को फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्स कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का गारंटेड राइट्स देता है। हाई कोर्ट्स को आर्टिकल 226 के तहत रिट ज्यूरिसडिक्शन का अधिकार प्राप्त है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर लेटर पिटीशन ऑटोमेटिक अर्जेंट हियरिंग पाएगी, लेकिन इसका अर्थ यह भी अवश्य है कि जब अलिगेशंस स्टेट वायलेंस, लिबर्टी या डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट से जुड़े हों तो रिफ्यूजल की भाषा और रीजनिंग कॉन्स्टिट्यूशनल सेंसिटिविटी दिखानी चाहिए। आज नहीं सुनेंगे क्योंकि प्रॉपर पिटीशन नहीं है। पहले हाई कोर्ट जाइए, एविडेंस प्रिजर्व किया जाए और मैटर रेगुलर बेंच के सामने आए। ये सब लीगली अंडरस्टैंडेबल रेस्पॉन्स हो सकते हैं, लेकिन हमारा समय मत बर्बाद कीजिए। ये इंस्टीट्यूशनल कम्युनिकेशन नहीं, इंस्टीट्यूशनल एलिनेशन पैदा करता है। आम आदमी कहां जाए? अब मेरा सबसे प्रैक्टिकल सवाल, अगर सुप्रीम कोर्ट तुरंत न सुने तो क्या रास्ता खत्म हो जाता है? नहीं, पहला रास्ता हाई कोर्ट का है। हर हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। आर्टिकल 226 के तहत वो फंडामेंटल राइट्स के अलावा अन्य लीगल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए भी रिट्स जारी कर सकता है। लोकल पुलिस वायलेंस, इलीगल डिटेंशन, प्रोटेस्ट रेस्ट्रिक्शंस, एफआईआर रजिस्ट्रेशन और एविडेंस प्रिजर्वेशन के मामलों में संबंधित हाईकोर्ट अक्सर अधिक इमीडिएट फोरम होता है। मौजूदा स्टूडेंट प्रोटेस्ट मामले में भी इनिशियल ओरल रिमार्क के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस रिस्पॉन्स मांगा और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस प्रिजर्व करने के निर्देश दिए। यही दिखाता है कि एक डिसमिसिव कोर्ट रूम मोमेंट और फाइनल इंस्टीट्यूशनल एक्शन अलग भी हो सकते हैं। दूसरा रास्ता, ट्रायल कोर्ट और मजिस्ट्रेट। पुलिस कंप्लेंट न लिखे तो ज्यूरिसडिक्शनल मजिस्ट्रेट के सामने रेमेडी हो सकती है। मेडिकल एविडेंस, विटनेस स्टेटमेंट्स, सीसीटीवी रिक्वेस्ट, फोटोग्राफ्स और डिजिटल फाइल्स तुरंत प्रिजर्व करना जरूरी होता है। कोर्ट केवल वही एग्जामिन कर सकता है जो ऑन रिकॉर्ड आए। तीसरा रास्ता, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज। नालसा, स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एलिजिबल नागरिकों को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक फ्री लीगल रिप्रेजेंटेशन, ड्राफ्टिंग और अन्य लिटिगेशन सपोर्ट उपलब्ध करा सकते हैं। एलिजिबिलिटी में महिलाओं, बच्चों, SC/ST सदस्यों, पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज, कस्टडी में मौजूद व्यक्तियों और प्रेस्क्राइब्ड इनकम लिमिट्स के भीतर आने वाले लोगों सहित कई कैटेगरीज शामिल हैं। चौथा रास्ता, ह्यूमन राइट कमीशन। NHRC पुलिस एक्शन, इलीगल डिटेंशन और दूसरे ह्यूमन राइट वायलेशन की कंप्लेंट ले सकता है और उसकी रिपोर्ट भी मांग सकता है, लेकिन कमीशंस की रिकमेंडेशंस कोर्ट डिक्री जैसी ऑटोमेटिकली इन्फोर्सेबल नहीं होती, इसलिए उन्हें जुडिशियल रेमेडी का सब्स्टिट्यूट नहीं समझना चाहिए। पांचवा रास्ता, कलेक्टिव एविडेंस। एक अकेले घायल व्यक्ति की आवाज दब सकती है, लेकिन सिंक्रोनाइज्ड वीडियोज, वेरीफाइड टाइम स्टैम्प्स, मेडिकल रिपोर्ट्स, विटनेस लिस्ट और इंडिपेंडेंट फैक्ट फाइंडिंग किसी अलेज्ड एब्यूज को डिनाई करना मुश्किल बनाते हैं। सोशल मीडिया ट्रायल न्याय नहीं है, लेकिन प्रिजर्व पब्लिक एविडेंस जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी को संभव बना सकता है। आज एक सवाल हर तरफ सुनाई देता है, जुडिशियरी को बैकफुट से कैसे निकाला जाए। सबसे पहले, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस का टाइम बाउंड डॉकेट हो। सिटीजनशिप, इलेक्शन राइट्स, फेडरलिज्म, प्रिवेंटिव डिटेंशन और मेजर एक्सिक्यूटिव एक्शंस के कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस को नॉर्मल सिविल केसेस की तरह अनिश्चित समय तक पेंडिंग नहीं रखा जाना चाहिए। हर मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन के लिए
प्रिलिमिनरी हियरिंग, इंटरिम रिलीफ डिसीजन और फाइनल हियरिंग शेड्यूल पब्लिक होना चाहिए। दूसरा, अर्जेंट लिस्टिंग पर रीजन डिसीजंस, अर्जेंट एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना रजिस्ट्री अथवा ओरल रिमार्क का ओपेक मैटर नहीं रहना चाहिए। एक ब्रीफ रिटन रीजन होना चाहिए। मैटर अर्जेंट क्यों नहीं है, ऑल्टरनेटिव फोरम कौन सा है, एविडेंस प्रिजर्व करने की जरूरत है या नहीं, नेक्स्ट लिस्टिंग कब होगी। तीसरा, ओरल रिमार्क्स में इंस्टीट्यूशनल रेस्ट्रेंट, जजेस भी आम इंसान हैं, कोर्ट रूम में उनके ऊपर भी प्रेशर होते हैं, लेकिन एक जज की कैजुअल लाइन नेशनल मैसेज बन सकती है। इसलिए ज्युडिशियल रेस्ट्रेंट केवल फाइनल जजमेंट की भाषा में नहीं, ओरल हियरिंग में भी होना चाहिए। चौथा, इंटरिम रिलीफ को गंभीरता से लेना। कई कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्प्यूट्स में फाइनल जजमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट इंटरिम ऑर्डर होता है। कोर्ट को पूछना चाहिए, अगर एक्शन बाद में अनकॉन्स्टिट्यूशनल निकला तो क्या डैमेज रिवर्स किया जा सकेगा? अगर नहीं तो इंटरिम प्रोटेक्शन का थ्रेशोल्ड अलग होना चाहिए। पांचवां, स्टेट वायलेंस में इंडिपेंडेंट एविडेंस। प्रोटोकॉल प्रोटेस्ट और पुलिस एक्शन केसेज में सीसीटीवी, बॉडी कैमरा फुटेज, ट्रैफिक कैमरा रिकॉर्डिंग्स, मीडिया फुटेज और मेडिकल रिकॉर्ड्स ऑटोमेटिकली प्रिजर्व किए जाने चाहिए। इन्वेस्टिगेशन उसी पुलिस हायरार्की पर पूरी तरह निर्भर नहीं होनी चाहिए जिसके पर्सनल पर एक्सेस का आरोप है। छठा, जजमेंट के बाद इन्फोर्समेंट। इलेक्टोरल बॉन्ड्स जजमेंट तभी मीनिंगफुल बना जब डिस्क्लोजर इन्फोर्स हुआ। उसमें भी सरकार और एसबीआई ने रिकॉर्ड सार्वजनिक न करने के कई तर्क दिए थे। बुलडोजर गाइडलाइंस भी तभी मीनिंगफुल होगी जब वायलेशन करने वाले अधिकारियों की पर्सनल अकाउंटेबिलिटी तय हो। कोर्ट को केवल प्रिंसिपल नहीं, कॉम्प्लायंस आर्किटेक्चर भी बनाना होगा। सातवां, आम नागरिक के लिए एफोर्डेबल कॉन्स्टिट्यूशनल लिटिगेशन। आर्टिकल 32 किताब में गारंटेड हो सकता है, लेकिन सीनियर लॉयर्स, ट्रेवल, डॉक्यूमेंटेशन और प्रोसीजर कॉम्प्लेक्सिटी की लागत आम आदमी के लिए प्रोहिबिटिव हो सकती है। लीगल एड को चैरिटी नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर समझना होगा। आखिर इस देश में कोर्ट आखिरी दरवाजा है और वहां पर उसे दुत्कार नहीं मिलनी चाहिए। अब उस घायल छात्र के कमरे में वापस आइए। मां का फोन फिर आता है। इस बार वो कैमरा ऑन कर देता है। मां उसके माथे पर चोट देखती है। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं बोलती, फिर पूछती है, पुलिस में शिकायत की? वो हंसता है, कहता है, मां, पुलिस की ही शिकायत है। मां पूछती है, तो कोर्ट में जाओ। और यहां वो चुप हो जाता है, क्योंकि भारत के आम नागरिक के लिए कोर्ट कोई ऑर्डिनरी इंस्टीट्यूशन नहीं है। वो आखिरी दरवाजा है और वहां से उसे दुत्कार मिल चुकी है। पार्लियामेंट में उसकी डायरेक्ट एंट्री नहीं है। मिनिस्ट्री में कोई उसका फोन नहीं उठाने वाला। पुलिस उसी एग्जीक्यूटिव स्ट्रक्चर का हिस्सा है जिससे उसे शिकायत हो सकती है। मीडिया उसका मुद्दा एक दिन चलाकर आगे बढ़ सकता है, लेकिन कोर्ट से वह उम्मीद करता है कि कम से कम वहां उसे यह नहीं कहा जाएगा, हमें बीच में मत घसीटो। इंडियन जुडिशियरी पूरी तरह सरकार के नियंत्रण में है, यह कहना फैक्ट्स को ओवर सिंप्लीफाई करना होगा। इलेक्टोरल बॉन्ड्स, बुलडोजर जस्टिस, इलीगल अरेस्ट और ड्यू प्रोसेस के मामलों में कोर्ट ने एग्जीक्यूटिव पावर को कई बार रोका है, लेकिन यह भी सच है कि आर्टिकल 370, डीमोनेटाइजेशन, सीएए और एसआईआर जैसे मामलों में डिले, डेफरेंस और लिमिटेड इंटरिम इंटरवेंशन ने यह परसेप्शन बनाया कि सबसे शक्तिशाली एग्जीक्यूटिव डिसीजन के सामने ज्युडिशियरी ज्यादा कॉशियस हो जाती है। इसलिए मेरा निष्कर्ष यह नहीं है कि यह न्यायपालिका सरकार के सामने कॉम्प्रोमाइज्ड हो गई है। निष्कर्ष यह है कि न्यायपालिका की इंडिपेंडेंस मौजूद है, लेकिन उसकी अर्जेंसी और करेज हर मामले में समान दिखाई नहीं देती, और डेमोक्रेसी में यही इनकंसिस्टेंसी खतरनाक होती है, क्योंकि नागरिक केवल यह नहीं देखता कि कोर्ट ने अंत में क्या जजमेंट दिया, वो ये भी देखता है कि जब उसे प्रोटेक्शन की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब कोर्ट ने उसकी बात सुनी या उसे अगली तारीख दे दी। संविधान ने नागरिक से यह नहीं कहा था कि पहले पावरफुल बनो फिर न्याय मांगना।
संविधान ने कहा था कि राइट्स सभी के बराबर हैं। इसलिए असली प्रश्न यह नहीं है कि कोर्ट सरकार के खिलाफ कितनी बार जजमेंट देता है। असली प्रश्न यह है कि जब गवर्नमेंट और सिटीजन आमने सामने खड़े हों, तब कोर्ट दोनों को बराबर दूरी से देखता है या नहीं। और जिस दिन आम आदमी को यह विश्वास नहीं रहेगा कि अदालत उसके लिए खुली है, उस दिन सिर्फ जुडिशियरी की क्रेडिबिलिटी कमजोर नहीं होगी, उस दिन संविधान का सबसे महत्वपूर्ण साइकोलॉजिकल प्रॉमिस टूट जाएगा कि सत्ता कितनी भी बड़ी हो, कानून उससे बड़ा है। और ऐसे किसी भी टूटे हुए प्रॉमिस पर हम न्यायालय को तो नहीं कहने वाले हैं। आपका शुक्रिया।